हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 10 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का ज्योग्राफी का पेपर है और आपके पेपर का नेम है ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों, इस पेपर की ये आपकी पहली क्लास है और लगभग मैं 3 से 4 वीडियो अपलोड करूंगी। आप ये सभी वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि मैं इन वीडियो में आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए, यानी कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए। और मैंने आपकी वेबसाइट से सिलेबस भी डाउनलोड किया है और यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इन 4 वीडियो में अच्छे से कवर करा दूंगी। और ये मेरी आपको 100% गारंटी है कि आपके 60 से 70% क्वेश्चन इन चारों वीडियो से आराम से फंस जाएंगे। लेकिन आपको भी एक काम करना है कि आप फिर एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा। आप सारे वीडियो पूरे पूरे देख के जाइएगा और यकीन मानिए कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका जब पेपर हो जाए, अगर क्वेश्चन फंस रहे हैं तो प्लीज़ आप वापस आके कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैम मेरा पेपर अच्छा हुआ है। तो चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं आपको इन चारों वीडियो में लाइन से अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अति लघु कराऊंगी, फिर मैं इसी वीडियो में आपको लघु कराऊंगी और लाइन से दीर्घ कराऊंगी। तो आपका अति लघु का पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो चलिए अब इसका आंसर देखिए। दोस्तों, पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। मानव भूगोल में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो मानव समाज और उसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, यानी कि मनुष्य पर्यावरण को किस तरह प्रभावित कर रहा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो आप खुद भी नोटिस करिएगा कि जो वर्षा होती है वो अनियमित हो गई है। कभी जून में पानी होने लगता है तो कभी दिसंबर में पानी होता है। तो ये सब कैसे हुआ, हम लोग के कारण हुआ। हम लोगों ने प्रकृति को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। इन सब का अध्ययन हम लोग किस में पढ़ते हैं, मानव भूगोल में पढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, आप आंसर में लिखेंगे क्या। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव समाज, उसकी गतिविधियों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल ये बताता है कि कैसे मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण किस तरह मानवीय जीवन को ढालता है। अब आप सोच रहे होंगे इस लाइन का क्या मतलब है कि पर्यावरण किस तरह मानवीय जीवन को ढालता है। तो आप देखिए, राजस्थान में कम बारिश होती है तो वहाँ के लोग कम बारिश में अभ्यस्त हो गए हैं, और जिन राज्यों में बहुत बारिश होती है तो वहाँ के लोग उस मौसम में, एटमॉस्फेयर में अभ्यस्त हो गए हैं। उत्तराखंड में आए दिन बारिश होती है, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो इस लाइन का यही मतलब है कि पर्यावरण किस तरह मानवीय जीवन को ढालता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, मानव भूगोल में। एक डेफिनेशन मैंने आपको ये बता दी है। अब आप सरल शब्दों में देख लीजिए। अगर आपको ऊपर वाली सरल लग रही है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, नीचे वाली लगे तो आप इसको लिख दीजिएगा पेपर में। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज, उनकी संस्कृतियों और पर्यावरण के साथ उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल ये बताता है कि मनुष्य कहाँ रहता है, कैसे रहता है और क्या काम करता है, और प्राकृतिक वातावरण उसके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। दोस्तों, जब भी आपके पास क्वेश्चन में मानव भूगोल की परिभाषा दी जाए तो आप ये लिख के आएंगे और फिर एक डेफिनेशन ये जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये भूगोल के एक विद्वान ने दी है। और जब भी हम लोग इस तरह की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लोग को एग्जामिनर 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे देता है। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर लॉन्ग में दे तो आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, लघु में दे तो आप लघु में भी लिख लीजिएगा। ये किसके अनुसार डेफिनेशन है, फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा देखिए। इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फिर आप इसमें आगे देखिए। दोस्तों, अब आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए। मानव भूगोल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, लेकिन आप ये एग्जाम्पल जरूर पेपर में लिख के आइएगा। और अगर आपने ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया तो मानव भूगोल की डेफिनेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मान लीजिए पंजाब और हरियाणा जैसे मैदानी क्षेत्रों में आपकी ज़मीन समतल और उपजाऊ है। पंजाब और हरियाणा में आपकी बारिश भी अच्छी होती है, वहाँ सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आपका राजस्थान में पानी बहुत कम होता है, वहाँ पे सिंचाई के साधन भी अच्छी नहीं है। तो पंजाब और हरियाणा के लोग कौन सी खेती करते हैं जिसमें ज़्यादा पानी लगता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो वो लोग गेहूँ और चावल की खेती करते हैं। लेकिन राजस्थान में आपकी जो बारिश है, पानी है, वो कम है, तो वो लोग वो फसल करते हैं जिसमें पानी कम लगता है, जैसे बाजरा, ज्वार, मूंग। वो ऐसी फसल करते हैं जिसमें कम पानी का इस्तेमाल होता है। तो अब आपको इस एग्जाम्पल से क्या समझ आया, तो इससे समझ आता है कि राजस्थान में कम वर्षा के कारण लोगों की खेती और उनकी जीवन शैली पंजाब और हरियाणा से अलग है।
ये मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण के संबंध को दर्शाता है और इसी संबंध का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको मानव भूगोल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने एक ट्रिक लिखी है जिससे आपको ये याद बना रहे, आप उसको देख लीजिए। मनुष्य, उसका जीवन और पृथ्वी का वातावरण, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? मानव भूगोल में। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका आंसर देख लीजिए। दोस्तों, पहले मैं आपको इसको सरल भाषा में बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गांव और शहर में मुख्य अंतर क्या है। तो बहुत सारे अंतर आपको खुद भी पता होंगे, जैसे गांव में आपकी कम जनसंख्या रहती है, शहर में ज़्यादा रहती है। अब आप कहेंगे मैंने अभी गूगल किया है, गांव में भारत की 60 से 70% जनसंख्या रहती है। तो वो बात आपकी सही है। यहाँ पर्टिकुलर मैं एक गांव और एक शहर की बात कर रही हूँ। आप कोई भी गांव ले लीजिए, कोई भी एक शहर ले लीजिए, तो गांव में आपकी कम जनसंख्या होती है, शहर में ज़्यादा होती है। आप ऑल ओवर की बात मत करिएगा। ऑल ओवर तो भारत में बहुत सारे गांव हो जाएंगे, शहरों की संख्या ही कम पड़ जाएगी। यहाँ पे पर्टिकुलर एक गांव और एक शहर का कंपैरिजन किया गया है कि आपकी एक गांव में जनसंख्या कम रहती है, उसके कंपैरिजन में शहर में ज़्यादा होती है। गांव में जो आपका मुख्य व्यवसाय है वो कृषि होता है, और शहर में उद्योग है, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, ये मेन व्यवसाय होते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप इसमें आंसर में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि ये मुख्य गलत टाइप हो गया है। अब आप आंसर देखिए, ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में मुख्य अंतर उनकी आर्थिक गतिविधियों, जनसंख्या के आकार और जीवन शैली का है। ग्रामीण अधिवासी के लोग प्राथमिक कार्यों जैसे कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं, जबकि नगरीय अधिवासों के लोग द्वितीयक और तृतीयक कार्यों जैसे उद्योग, व्यापार और सेवाओं से जुड़े होते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि ये प्राथमिक कार्य और द्वितीयक तृतीयक कार्य क्या है। तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्य 2 मिनट में बता देती हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। प्राथमिक कार्य वो होते हैं जो आपके सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे आपका कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना और खनन। अब आप सोच रहे होंगे खनन कैसे हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं या प्राथमिक कार्य में है। तो जो आपको कोयला प्राप्त होता है, लोहा तो आप बनाते हैं, लेकिन लोहे का जो अयस्क होता है वो सब हम लोग खुदाई करके प्राप्त करते हैं। तो ये सब हम लोग को प्रकृति देती है। अब आता है आपका द्वितीयक कार्य। तो द्वितीयक कार्य में आपका क्या आता है, तो जो आपको प्राथमिक कार्य यानी जो प्रकृति से आपको चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे प्रकृति से आपको गन्ना प्राप्त हो गया, लेकिन गन्ने से हम लोगों ने चीनी तैयार करी, ये आपका द्वितीयक कार्य है। आपको लोहे का अयस्क प्राप्त हो गया, लेकिन आपने उसको पिघला के लोहा बनाया, तो लोहा बनाना आपका द्वितीयक कार्य में आता है। आपका फेमस एक एग्जाम्पल है द्वितीयक कार्य का, कारखानों में कपड़ा बनाना। तो आपको जो कपास है ये पेड़ों से प्राप्त होता है, भेड़ से आपको ऊन प्राप्त होती है, तो इन सब से जो कपड़ा बनता है वो आपका किस में आएगा? द्वितीयक कार्य में। इसका शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझिए कि जो प्राथमिक कार्य में जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, यानी प्रकृति से जो चीज़ें हम लोग को प्राप्त होती हैं, उनका इस्तेमाल करके हम लोग नई और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। फिर आपका इसमें आता है तृतीयक कार्य। तो आप देखिए तृतीयक कार्य में क्या आता है। तृतीयक कार्य मेनली आपका सेवाएं प्रदान करता है। तृतीयक कार्य को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये क्षेत्र आपका प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता और सेवाएं देता है, जैसे आपका बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा और दुकानदारी। आप ये समझिए कि जो तृतीयक कार्य हैं उनमें मेनली प्राथमिक और द्वितीयक लोग सहायता लेने आते हैं, या उनको कुछ भी मदद चाहिए होती है तो वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अगर रुपए जमा करने हैं तो वो बैंक में जाएगा, शिक्षा प्राप्त करनी है तो वो लोग स्कूल में जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है। यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं, आपकी सरकारी हो गया, प्राइवेट हो गया, वो सब आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है। अब चलिए हम लोग अपने आंसर पे चलते हैं। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आर्थिक गतिविधि। इसमें आप क्या लिखेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, मछली पालन और खनन मुख्य कार्य हैं। नगरों में आपका व्यापार होता है, उद्योग, सेवा क्षेत्र ये मुख्य कार्य होते हैं। सेवा क्षेत्र में आपका प्राइवेट और सरकारी नौकरियां ये सब आता है। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग है जनसंख्या और घनत्व। गांवों में आपकी जनसंख्या कम होती है और शहरों में आपकी जनसंख्या ज़्यादा होती है और घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है आपका प्रशासनिक व्यवस्था। गांवों में आपका ग्राम पंचायत होती है, शहरों में आपका नगर पालिका और नगर निगम होता है। फिर आपका नगर और शहर में चौथा अंतर है सुविधाओं का।
इसमें आप क्या लिखेंगे? गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की सुविधाएं सीमित होती हैं। नगरों में ये सभी सुविधाएं उच्च स्तर पर उपलब्ध होती हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एस्किमो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, एस्किमो उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय छोर तथा इसके पास के द्वीपों, ग्रीनलैंड के तटीय भागों एवं एशिया के सुदूर उत्तरी पूर्वी छोर के निवासी हैं। एस्किमो लोग अक्सर बर्फ के घरों में रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। चूँकि धरातल के जिस भाग में ये लोग रहते हैं वहाँ साधन बहुत ही सीमित होते हैं, अतः इन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर होता है, जिसके लिए ये समुद्रों की शरण लेते हैं। उनका आहार मुख्य रूप से सील, मछली, व्हेल और भूमि जानवर होते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बुशमैन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, बुशमैन, जिन्हें सैन भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले एक प्राचीन जनजाति है। वे परंपरागत रूप से शिकार और खाद्य संग्रहण पर निर्भर हैं। वे जंगली पौधों, फलों, कंदों और जानवरों का शिकार करते हैं। ये 20 या उससे कम लोगों के छोटे समूहों में रहते हैं। बुशमैनों को दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है। बुशमैनों की संस्कृति और जीवन शैली उनके पर्यावरण और इतिहास से जुड़ी हुई है और वे दुनिया के सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सेमांग पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर, सेमांग मलय प्रायद्वीपीय के एक स्वदेशीय जाति के अल्पसंख्यक समूह हैं जो मलेशिया और थाईलैंड में रहते हैं। सेमांग दक्षिणी थाईलैंड एवं मलाया के भूमध्य रेखीय वनों में निवास करती है तथा सेमांग को पारंपरिक रूप से शिकार संग्रहकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है, जो जंगली खाद्य पदार्थों का शिकार और संग्रह करके जीवन यापन करती है। इनके निवास भूमध्य रेखीय जलवायु है। ज्ञातव्य है कि भूमध्य रेखीय जलवायु वाले क्षेत्रों का तापमान संपूर्ण वर्ष उच्च रहता है तथा वर्षा प्रतिदिन होती रहती है। अतिशय आर्द्रता के कारण उमस होती है। इसी क्षेत्र में सेमांग जीवन जीता है। इनका कद छोटा होता है, त्वचा का रंग भूरा, नाक चौड़ी, ओंठ आपके मोटे एवं बाल काले तथा घुंघराले होते हैं। ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि घूमने वाले। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मौसमी प्रवास से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए। इसको पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। इस समय आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ आई हुई है, बहुत लोग मर भी गए हैं, डूब रहे हैं। तो लोग अपनी जीवन की सुरक्षा और भोजन की तलाश में जब एक स्थान को दूसरे स्थान में जाते हैं तो यही आपका मौसमी प्रवास होता है। असम में बाढ़ क्यों आई है? मौसम के कारण, जलवायु के कारण। तो यही आपका मौसमी प्रवास है कि जब जलवायु और मौसम के कारण लोग, जानवर, पशु पक्षी कोई भी अपने जीवन की सुरक्षा, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, तो यही आपका मौसमी प्रवास होता है। अब आप देख लीजिए कि आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे। मौसमी प्रवास का मतलब है मौसम के अनुसार लोगों या जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये प्रवास आमतौर पर भोजन, पानी या बेहतर जलवायु परिस्थितियों की तलाश में होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में मौसम बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, जिससे लोग और जानवर बेहतर जलवायु परिस्थितियों की तलाश में प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी कि जिस स्थान में वो रह रहे होते हैं वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, तो वो उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उस स्थान पे चले जाते हैं जहाँ मौसम उनके अनुकूल होता है। कई जानवर जैसे कि पक्षी, हिरण और व्हेल सर्दियों में गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं और गर्मियों में वापस से ठंडे क्षेत्रों में आ जाते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए पहले मैं आपको इसको सरल भाषा में बता देती हूँ कि सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है। तो सांस्कृतिक भूदृश्य का मतलब ये है कि मानव ने अपनी क्षमता, कौशल का उपयोग करके किस तरह प्राकृतिक वातावरण को विकसित किया है। जैसे स्टार्टिंग से ही तो आपका सब कुछ नहीं बना था। आपने भी अपने घर में सुना होगा, आपके मम्मी पापा कहते हैं कि जब हमने ये मकान बनवाया था तो यहाँ पे 1-2 मकान बने थे, खेत ही खेत पड़े थे। या नहीं भी सुना है तो आज जाके पूछ लीजिएगा तो वो आपको बता देंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत नई जनरेशन के हैं, जिनके मम्मी पापा पुराने हैं, उनके यहाँ दादी बाबा हैं। उन लोग से आप पूछिएगा जाके तो वो आपको बताएंगे कि जब हम शहर आए थे तो मेरे यहाँ सिर्फ खेत ही खेत पड़े थे, ये 2-3 मकान बने थे, उधर तालाब ही तालाब था, पानी पानी भरा था। तो
तो ये जो विकास हुआ, अब आपको अपने घर के अगल बगल में सिर्फ मकान ही मकान दिखते होंगे, पक्की सड़कें दिखती होंगी। तो ये जितना मानव विकास करता है यही आपका सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाता है। जैसे आपका सांस्कृतिक भूदृश्य में क्या आते हैं, सड़कें आता है, रेलवे आता है, बंदरगाह हो गए आपके, जो आपको ये किले बने दिखते हैं, आपके कारखाने हो गए, यानी कि मानव ने अपनी कौशल क्षमता का इस्तेमाल करके किस तरह वातावरण को विकसित किया है। तो यही सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, सांस्कृतिक भूदृश्य में। सरल शब्दों में अगर आप समझें तो इंसान ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर जितना भी विकास किया है ये सब आपका सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाता है। अब आप इसका आंसर देख लीजिए कि आप इसको लिखेंगे कैसे। सांस्कृतिक भूदृश्य से तात्पर्य है कि मानव ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं और गतिविधियों के माध्यम से किसी क्षेत्र के प्राकृतिक भूदृश्य को कैसे बदला है और उस पर अपनी छाप कैसे छोड़ी है। सांस्कृतिक भूदृश्य एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन शामिल होते हैं। मानव के संपर्क और मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न और विकसित भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य कहा जाता है। इसमें आप आगे क्या लिखेंगे, सांस्कृतिक भूदृश्य मानव द्वारा निर्मित अथवा मानव द्वारा प्रभावित, रूपांतरित या संशोधित हो सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित घर, गांव, नगर, यातायात मार्ग जैसे सड़क, रेल, नहर आदि, आपके खेत हो गए, फसलें हो गई, चारागाह, बाग बगीचे, खेल का मैदान, कारखाने, विद्यालय, कार्यालय, संग्रहालय, ये सभी आपके सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रमुख घटक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रसार यानी कि विसरण से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए। पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि सांस्कृतिक प्रसार क्या है। दोस्तों, जब आप छोटे होंगे तो आपके मम्मी पापा ने सिखाया होगा कि सुबह उठिए, नहाइए और भगवान की पूजा करिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी आराधना करिए। तो ये क्या हुआ, मम्मी पापा से संस्कृति हम लोग भी प्रसार करी जा रही है। और जब आप छोटे में स्कूल गए होंगे तो आपको वहाँ पे एक श्लोक सिखाया गया होगा, फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है मेनली, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। और आपसे कहा जाता है कि जब आप प्रातः काल यानी सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो धरती माता के पैर छू के उठा करिए। तो ये सब क्या है, संस्कृति का प्रसार किया जा रहा है। तो यही इसका आंसर है। अब आप इसको देखिए कि आप इसमें लिखेंगे कैसे। सांस्कृतिक प्रसार का तात्पर्य है सांस्कृतिक विश्वासों, सामाजिक गतिविधियों और प्रौद्योगिकियों का एक समूह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसार करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्कृति के तत्व जैसे आपके विचार, प्रथाएं आदि अपने मूल स्थान से दूसरे क्षेत्रों या एक समाज से दूसरे समाज में पहुंचती हैं। ये एक प्रकार का सांस्कृतिक विस्तार है जो एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक पहुंचता है। ये प्रसार विभिन्न माध्यमों से हो सकता है जिसमें प्रवास, व्यापार, संचार और तकनीकी प्रगति शामिल होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या वितरण के पैटर्न से आप क्या समझते हैं। आंसर,